हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं अपनी मनी एंड बैंकिंग की क्लास की डिस्कशन को और बात करते हैं एक नए कंसेप्ट के बारे में, बार्टर सिस्टम के बारे में, बार्टर एक्सचेंज के बारे में। अब इस बार्टर एक्सचेंज को कंप्लीट तरीके से समझते हैं कि जब गुड्स के बदले गुड्स का लेन देन चल ही रहा था तो इसमें ऐसी क्या दिक्कत थी कि पैसों का आविष्कार हुआ, मनी जैसी कोई एक चीज सामने निकल कर आई। ऐसी दिक्कत ही क्या थी? दिक्कत को समझने से पहले मीनिंग समझना पड़ेगा। ये गुड्स के बदले गुड्स, सामान के बदले सामान के लेन देन की प्रक्रिया को कैसे समझा जा सकता है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, चलो उसको समझते हैं। डायरेक्ट, जब भी डायरेक्ट आदान प्रदान हो, एक्सचेंज हो, आप एक पर्सन हो ए, सामने एक पर्सन है बी, उसके पास कुछ एक गुड्स हैं जो उसके काम के थे, आपने उसे दे दिए, और आपको जो गुड्स चाहिए थे उसकी पूर्ति इसी पर्सन ने कर दी। यानी यहां पर दो म्यूचुअली ऐसी पार्टीज, दो लोगों को मिल गई कि मेरे पास जो चीज थी उसने किसी और की आवश्यकता को पूरा कर दिया, और उसी पर्सन के पास जिसकी आवश्यकताएं पूरी हुई है मेरे दिए हुए गुड्स से, मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो मेरी आवश्यकता को पूरा कर दे, और वो उसी के पास जाकर मिल गई। लेकिन अब यहीं से इसकी इस डेफिनेशन में, इस कंसेप्ट में, यहां से इसकी लिमिटेशन भी समझ गए होंगे आप लोग। क्या लिमिटेशन? ऐसा हमेशा पॉसिबल है भी नहीं, ऐसा हमेशा पॉसिबल है भी नहीं कि मेरे पास जो गुड है किसी एक पर्सन को चाहिए होगा तो मुझे वो कस्टमर मिल गया। अगर मान लो मैं बार्टर इकोनॉमी के अंदर हूं, लेकिन जो कस्टमर मुझे मिला है सुगंधा, जरूरी तो नहीं उसके पास वही गुड्स हो जो मेरी पूर्ति पूरी कर सकें, मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, या जो मुझे चाहिए वो उसी के पास हो। बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स को गुड्स के बदौलत एक्सचेंज करा जाता है। प्लीज याद रखना, गुड्स को सर्विसेज के बदौलत नहीं है, सर्विसेज को गुड्स के बदौलत नहीं। ठीक है? यहां पर आप ये नहीं कह सकते यार यार तू मेरा यार ये वाला काम कर दे, अपने गुड्स मुझे दे दे, मैं क्लचर खोल के बाल लहरा के यार तेरे को यार लिप बाम लगा के बहुत अच्छी किसी दे दूंगी एक फ्लेवर वाली। समझ रहे हो? यहां पर अश्वरीत स्पा पार्लर नहीं खोलना है किसी को, है ना, कि तुम मेरे पास गुड्स लेकर आ जाओ, हम तुम्हें मसाज दे देंगे। सुगंधा, यहां पर वो वाली प्रक्रिया नहीं चलेंगी। तो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स विदाउट यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड एज बार्टर एक्सचेंज। ऑल्टरनेटिवली, ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है जहां पर ट्रांजेक्शन्स करी जाती हैं, दे आर मेड बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स ओनली, नॉट सर्विसेज। कहने को कुछ भी कह लो, लेकिन सर्विस के अकॉर्डिंग सर्विस नहीं है। अब अश्वरीत, क्या कभी ऐसा होता है क्या कि यार आप किसी फ्रेंड को अपने घर पे बुला रहे हो, यार 4 दिन से कंधे में मेरे भी दर्द है, वो बोल रहा है मेरे भी दर्द है, चल एक दूसरे का दर्द मिटाते हैं, तो मुझे स्पा दियो मैं तेरे को स्पा दूंगा। इसको बार्टर एक्सचेंज कहेंगे अश्वरीत? क्या आपके घर में तो कोई होता ही नहीं। ये एक्सचेंज जो है ये यूजली बायलेटरल होता है। बायलेटरल का मतलब ये है यहां पर दो पार्टीज होनी ही होनी चाहिए, ए एंड बी। इकोनॉमिक एक्सचेंजेस जो होते हैं विदाउट द मीडियम ऑफ मनी, इनको हम लोग बोलते हैं बार्टर एक्सचेंजेस। जब भी इकोनॉमिकली गुड्स का आदान प्रदान हो, एक्सचेंजेस हो, लेकिन बीच में पैसे यूज ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं बार्टर एक्सचेंजेस। अब जो इकॉनमी, पहले की तो सारी इकॉनमी, जब पैसा तो चलता नहीं था, मीडियम ऑफ मनी तो यूज होता ही नहीं था, मतलब ये वाली बात बिल्कुल लॉजिकल लिखी हुई है, विदाउट द मीडियम ऑफ मनी। जब पैसा पहले के जमाने में यूज होता ही नहीं था और इकॉनमी तो चलती थी, इकॉनमी तो इकॉनमी है। इकॉनमी का मतलब क्या? लोगों की आवश्यकताएं, लोगों की जो जरूरतमंद का जो सामान है वो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामने कस्टमर है। जो इकॉनमी बार्टर एक्सचेंज के ऊपर जो बेस्ड होती है, कोई भी इकॉनमी जो बार्टर एक्सचेंज के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जब हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं फॉर अदर गुड्स, इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसी इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं जो बार्टर एक्सचेंज के ऊपर
मान लो बार्टर एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक इकोनॉमी का पिलर खड़ा हुआ है, ऐसी इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी का मतलब यहां पर क्या होता है, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। यहां से एक बात निकल कर यह आती है, क्या यहां पर हम लोग सर्विसेज का नाम दे सकते हैं इसको? बताओ जरा सब लोग, क्या यहां पर हम कैसे भी करके सर्विसेज का कंसेप्ट ला सकते हैं? शैली, शाइनी बताओ, नहीं ना। इन सच इकोनॉमी पर्सन करता क्या है, वो अपना सरप्लस गुड, ऑब्वियस सी बात है, जो गुड्स उसके पास एक्स्ट्रा मात्रा में बच गया है वो दूसरे वाले को दे देता है। और इन रिटर्न सामने भी एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास सरप्लस क्वांटिटी में, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में कोई गुड बच गया होता है। लेकिन यहां पर बस दिक्कत वाली बात यही होती है, दो म्यूचुअली कंपैटिबल पार्टीज, नीडी पार्टीज को ढूंढना कि जिससे मैं सामान ले रहा हूं उसी के पास वो वाला सामान मिल जाए जो मुझे चाहिए। आई रिपीट, जिससे भी मैं गुड्स ले रहा हूं उसी पर्सन के पास जो गुड्स मुझे चाहिए वो उसी के पास मिल जाए। ऐसी चीज, ऐसा कस्टमर, ऐसा पर्सन ढूंढना बहुत मुश्किल है। और यही जाकर एक लिमिटेशन बनेगी बार्टर इकोनॉमी की, आगे हम देखेंगे इस डिस्कशन में। द पर्सन गिव्स ए सरप्लस गुड एंड गेट्स इन रिटर्न द गुड्स ही नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, जब एक कपड़े बुनने वाला कपड़ा देता है फार्मर को, when a weaver gives cloth to the farmer in return for getting wheat from the farmer, तब ये बार्टर एक्सचेंज होगा। सिमिलरली फार्मर को बदले में जो दूसरे गुड्स मिल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के, लाइक शूज, काउ, प्लो, स्पेड एक्सेट्रा, सिलाई वगैरह जो भी है, और वो अपने सरप्लस अनाज दे देगा। तो द सिस्टम ऑफ बार्टर एक्सचेंज, जो ये बार्टर एक्सचेंज का जो सिस्टम है, ये काफी हद तक दोनों की दोनों पार्टीज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है जो कि इन्वॉल्व है इस एक्सचेंज के अंदर। लेकिन दिक्कत क्या है इसकी शाइनी? सबसे बड़ी, दो ऐसे पार्टनर्स, म्यूचुअली कंपैटिबल पार्टनर्स ढूंढना जिनके पास गुड्स जो हैं वो अच्छी खासी मात्रा के अंदर अवेलेबल हो, और उसी के पास अवेलेबल हो जिससे मैंने जिसको गुड दिए हैं वो उसी से मुझे मिल जाए। ऐसे पर्सन ढूंढना मुझे बताओ सकता है इजी है शैली? इजी है कि मुश्किल है? टफ है। और हमेशा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसे एक बार बताओ, है ना। मुझे कोई भी जरा एक रियल लाइफ एग्जांपल दो शाइनी। मुझे मान लो ये आप हो, आप मुझे अपने पास कोई भी, आपके पास कोई ऐसा गुड पड़ा हो, कोई ऐसी कमोडिटी पड़ी हो जिसकी आपको अभी नीड नहीं है, बताओ जरा कोई भी एक रियल एग्जांपल दो, रियल बात बताओ। मतलब जरा कोई भी मुझे ऐसा कोई कमोडिटी वगैरह जो आपके पास एक्स्ट्रा में पड़ी हो कि अगर आप देना चाह रहे हो किसी को। टेबल, शानी ने आसपास नजरें घुमाई। टेबल, बहुत अच्छा मम्मी पापा का नाम नहीं लिया, बहुत अच्छा मम्मी पापा का नाम नहीं लिया, ठीक है। टेबल चाहिए क्या शाइनी 2023 में या 2022 में? ऐसा कोई कमोडिटी, आईफोन वगैरह या कोई भी कुछ भी चीज़, क्या अच्छा है सबसे बड़ी न्यू ईयर पे या किसी भी चीज़ पे? चेयर। बातें तुम फिर ना फिर छोटी करोगे बस यार, तुम पता है ईस्ट इंडिया में पैदा हुए थे, ईस्ट इंडिया में ही मर जाएंगे। चेयर देख लो अर्शप्रीत, ख्वाब तो देख लो जरा। चेयर, ऐसी चेयर से ऐसी लोगों को माँ बाप औलादे धक्का दे देती है, पता है अर्शप्रीत? हाँ चेयर चाहिए इसको। चेयर मतलब चेयर पे बंदा बैठाएगी फिर बंदे की गोद में बैठेगी, ठीक है। तो मान लो अब ये ऐसा पर्सन जिसको ये अपनी टेबल दे दे और उसके पास चेयर भी अवेलेबल हो, तो अर्शप्रीत एक बार बताओ, ये जिस पर्सन को टेबल देकर आए और वो उससे कहे यार मैंने आपको टेबल दे दी, मुझे चेयर की आवश्यकता, मैं ये चेयर ले जाऊं, कितनी गंदी गाली देगा अर्शप्रीत? सोच के देखो जरा। वो कहेगा, मैं क्या जमीन पे बैठूंगा, टेबल इसलिए मांग रहा हूं। लेकिन ऐसा कस्टमर ढूंढना चाहिए, अगर हम लोग मजाक को हटा के देखें, मुश्किल है कि नहीं है कि जिसको आप टेबल दे रहे हो वो चेयर देने के लिए मान जाए कोई भी पर्सन ऐसा, और जिसको दे रहे हो वही मान जाए।
यानी कि ये चीज़ क्या दिखाता है, मजाक को हटा के, मतलब मैं कोई मजाक करने वो नहीं बता रहा था कंसेप्ट, इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है। देखो शैली, रियल लाइफ के अंदर भी जब हमने ये बात करी, हम लोग तो इसे हंसी मजाक की फॉर्मेट में ले गए, लेकिन सच में ये डिफिकल्टी है कि नहीं है बार्टर सिस्टम के अंदर, बताओ जरा आज भी, जबकि दुनिया में कितने अंत के गुड्स वगैरह हैं, बताओ, है ना? लेकिन फिर भी ये वाली चीज़ है। नहीं बार्टर सिस्टम, नहीं नहीं नहीं, बार्टर सिस्टम ऐसा नहीं है। बार्टर सिस्टम है फिर वही है, देखो शाइनी, ये सुगंधा तुम्हारा पर्सनल लेवल पे एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ नेबर, हाँ चीनी मांगने के लिए वही वाले, बस वो वैसा वाला एग्जिस्ट कर सकता है। या तुम्हारा किसी से नैन मटक्का चल रहा हो, मतलब तो तुम्हारी आंखों आंखों में इशारा हो गया हो, यू विल गिव मी सर्विस, आई विल गिव यू सर्विस, तो हो सकता है कि हम कहीं घूमने चलेंगे, तू मुझे कॉफ़ी पिला दियो, मैं तेरे को चाय पिला दूंगी। अब हुआ क्या दोस्तों, जो ज़माना आगे बढ़ता चला गया, जैसे ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होती चली गई, जो इनकन्वीनियंस और जो डिफिकल्टीज थे बार्टर एक्सचेंज की वजह से, इट ऑल्सो इंक्रीज, जिसकी वजह से ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ने लगी। अब ये ट्रेडिंग कॉस्ट क्या होता है, इस कॉस्ट के बारे में शायनी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जिक्र करा था, है ना, ट्रेडिंग कॉस्ट। हालांकि वो किसी और कंटेक्स्ट में था, वो प्रॉपर डेरिवेटिव्स मनी एंड बैंकिंग की फंक्शन में था, लेकिन यहां पर बार्टर सिस्टम से इसको समझते हैं। ट्रेडिंग कॉस्ट क्या होता है? ट्रेडिंग मतलब क्या, सामान पक्का जाएगा इधर से उधर, राइट? ट्रेडिंग कॉस्ट तब एक ऐसी कॉस्ट जो बॉर्न होती है व्हेन टू पर्सन्स आर एंगेज इन ट्रेड, तो उसकी जो कीमत इन्वॉल्व होती है, जो निकल कर आती है, दैट इज नोन एज ट्रेडिंग कॉस्ट। ट्रेडिंग कॉस्ट के दोस्तों दो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या? एक तो सर्च कॉस्ट और दूसरा डिस यूटिलिटी ऑफ वेटिंग। समझते हैं इस चीज को, इससे क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना आप, कि ट्रेडिंग कॉस्ट दो प्रकार की होती है, एक सर्च कॉस्ट और एक डिस यूटिलिटी ऑफ वेटिंग। शाइनी, आपके एग्जाम्पल के अंदर मैंने रियल एग्जाम्पल इसलिए लिया था ताकि सब लोग रिलेट कर सकें। सबसे पहले सामने वाले पर्सन को छोड़ दो कि आपको उससे चेयर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपके लिए खुद भी एक ऐसा पर्सन ढूंढना कि जो आपकी टेबल खरीदने को मान जाए और टेबल के बदले चेयर दे दे, ये आसान है क्या, बताओ? जबकि आज के टाइम में कितनी आबादी और कितने गुड्स हैं इधर से उधर, बताओ। क्या आप अपनी गली गली में भी, अपने शहर में, अपने टाउन में, अपने सिटी में, या पूरे वेस्ट बंगाल में भी श्योर श्योर तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि मैं ऐसा पर्सन पक्का ढूंढ के निकाल ही लूंगी, बताओ, इतने इतने घंटे के अंदर, इतने इतने मिनट के अंदर, बताओ? पॉसिबल है कि आप मतलब इस चीज के लिए श्योर शॉट एक डेडलाइन दे दो किसी को? नहीं ना। सर्च कॉस्ट क्या है? सर्च कॉस्ट एक हाई कॉस्ट होती है, जो काफी खर्चा आता है, फॉर सर्चिंग सुटेबल पर्सन टू एक्सचेंज गुड्स। यू नीड सुटेबल पर्सन जो आपका गुड्स एक्सचेंज कर ले। सुटेबल पर्सन यहां पर कौन होगा? शैनी के केस में जो मैंने एग्जांपल लिया ऊपर, यानी अश्वनीत कोई ऐसा पर्सन जो इससे टेबल खरीदने को मान जाए और अपनी चेयर दे दे इसको, वो सुटेबल हुआ। अब इसको जब चेयर लेने कहीं और ही जाना पड़ रहा है, तो ये टेबल क्यों बेचेगी फिर किसी को? और पता चला नए वाले के पास पहुंची, अब तो ये टेबल दे चुकी है प्रीवियस वाले को, वो चेयर देने को तो मान गया है, लेकिन ये कह रही है कि अब मेरे पास वो क्या कहते हैं टेबल नहीं है। ये तो हो गया सर्च कॉस्ट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग? डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग रेफर्स टू जो टाइम स्पेंड करा जाता है ऑन सर्चिंग द रिक्वायर्ड पर्सन। जो टाइम स्पेंड करा जाता है ऑन सर्चिंग द रिक्वायर्ड पर्सन, आपको कब तक ऐसा नहीं मिल रहा तो तब तक आप वेट करते रहोगे। जब ये दोनों दिक्कतें, हालांकि मिलती जुलती दिक्कतें ही हैं, जब ये दोनों दिक्कतें अनकंट्रोलेबल हो गई, दिस अल्टीमेटली लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि गुड्स शुड नॉट बी द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गुड्स के बदले गुड्स को खत्म करना चाहिए हमें, मनी शुड बी यूज एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब ये प्रॉब्लम्स क्या थी बार्टर एक्सचेंज की, इनकन्वीनियंसेस क्या थे, क्या दिक्कत हो जाती है ऐसी बार्टर सिस्टम के अंदर कि मनी आ गया? समझते हैं इस चीज को। नंबर 1, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कोइंसिडेंस टर्म का क्या मतलब होता है?
जब दो चीजें एक कॉमन पॉइंट पे टकराएं, राइट? दो लोगों की चीजें मैच कर रही होती हैं या कोई सेम बात कभी बोल देता है, हम कहते हैं ना व्हाट अ कोइंसिडेंस। यहां पर लेकिन ये कोइंसिडेंस की लैकिंग है। यहां पर अगर कोई पर्सन अपनी टेबल बेचने आया है तो उसको चेयर देने वाला सामने से मिल जाए, इस चीज के चांसेस काफी कम है। बार्टर सिस्टम के लिए हमेशा एक चीज जो अनिवार्य है, जो मस्ट है, वो है देयर शुड बी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि आप जो गुड सामने वाले को दे रहे हो तो सामने वाले के पास भी वो गुड होना चाहिए जो जिसकी जरूरत आपको है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्यों एक ट्रेड में उसके साथ या एक्सचेंज में इन्वॉल्व होगे? आप कहोगे पता चला मेरे हाथ से गुड चला गया, कल को मुझे राइट कस्टमर मिला भी कि जो गुड मुझे चाहिए वो उसके पास है, लेकिन तब तक ये वाला गुड मेरे हाथ से निकल चुका हो और उसको वही गुड चाहिए हो जो कि मैं किसी और को दे चुका हूं या दे चुकी हूं। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स मींस अ सिचुएशन जब ए पर्सन के पास वो चीज है, वो गुड है जो बी को चाहिए, जो बी खरीदना चाहता है, एंड बी हैज दैट गुड्स, दैट सर्विसेज व्हाट ए वांट्स टू बाय। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें, जो एक पर्सन सेल करना चाहता है एंड बाय करना चाहता है, वो बिल्कुल कोइंसाइड कर जाए, वो बिल्कुल मैच कर जाए विद व्हाट सम अदर पर्सन वांट्स टू बाय एंड सेल। यहां पर इसका मतलब ये निकल कर आता है, जो म्यूचुअल वांट्स हैं बायर्स एंड सेलर्स की, उनकी साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट होनी चाहिए। एक साइड की पार्टी की फुलफिलमेंट नहीं होनी चाहिए कि शाइनी जिसको टेबल देने गई, टेबल तो उस पर्सन ने खरीद ली, अब वो कह रहा है चेयर नहीं है मेरे पास। दिस इज नॉट बार्टर एक्सचेंज। और अगर ये है, अगर ऐसा होता है शाइनी के साथ, तो हम कहेंगे ये बार्टर सिस्टम की, बार्टर एक्सचेंज की लिमिटेशन हुई है, क्योंकि शाइनी के पास तो वो चीज थी, वो गुड था जो कि सामने वाले को चाहिए था, लेकिन सामने वाले के पास वो गुड नहीं था जो शाइनी को चाहिए था, दैट इज चेयर। टेबल तो उसे मिल गई लेकिन शाइनी का काम नहीं हुआ, सामने वाले पर्सन का काम तो हो गया। दिस इज लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट जब हो म्यूचुअल वांट्स की बाय बायर्स एंड सेलर्स, इसको बोला जाता है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। बट दिस थिंग इज लैकिंग इन बार्टर एक्सचेंज in most of the scenarios, in most of the cases there is lack of double coincidence of wants in buyers and sellers. अब सीवी सचदेव आराम से आपको बहुत बार सिखाता है रिपीट करते करते चीजें, तो अब यहां पर भी डिटेल में हम पूरा पढ़ेंगे इसे। सबसे पहले तो बायर को जो है सर्च करना पड़ता है एक ऐसे सेलर को who wants to buy the same good which the buyer offers for exchange। यानी कि जो गुड मैं बेचना चाह रहा हूं और जो मुझे चाहिए वो एक ही पर्सन के पास जाकर मेरा काम हो जाए। कुल मिलाकर इस लाइन का ये मतलब है, जैसे एग्जांपल देखो, एक जूट का जो प्रोड्यूसर है उसको हो सकता है बदले में जूते चाहिए हो, कि वो जिस भी पर्सन को जूट दे उसको जूते मिल जाए, बट ही में फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अ शू मेकर, कि ऐसा पर्सन कि जिसके पास जूते हो और उसको जूट चाहिए हो, डिफिकल्ट है ये। अब वो पर्सन जो है वो ये कहे कि हाँ मैं तुम्हें जूते तो दे दूंगा, लेकिन मेरे को तो 1 किलो मैंगोस चाहिए इसके लिए, 2 किलो स्ट्रॉबेरीज चाहिए इसके लिए, एक रजिस्टर का पूरा गट्ठा चाहिए मुझे इसके लिए। कोई भी गुड वो डिमांड कर सकता है और वो हो सकता है वो आपके पास ना हो। आप तो वही ऑफर कर रहे हो ना जो कि आपके पास है, कि यार देखो मैं जूट प्रोड्यूसर हूं, मैं जूट दे दूंगा, बदले में मुझे शू चाहिए। शू देने वाला मिल गया, लेकिन वो कह रहा है भाई जूट का कोई काम ही नहीं है मेरे को, मैं क्या करूंगा जूट लेकर भाई। तो यहां पर सेलर को एक डिफिकल्टी आती है, दैट सेलर हैज टू फाइंड अ पर्सन हु वांट्स टू बाय द सेलर्स गुड, जो आपके गुड खरीदने को तैयार हो जाए, एंड एट द सेम टाइम जो आपको चाहिए वो भी उसके पास हो। अब ऐसा होता तो है नहीं, रियल केस में भी ऐसा इमेजिन करके देख लो, ऐसा होता तो है नहीं। तो दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, जो कि सबसे मेन ड्रॉबैक था बार्टर एक्सचेंज का। और यहां पर हमने देखा पर्सन को सर्च बहुत करना पड़ता है, तो सर्च कॉस्ट आएगी, और ट्रेड करने के लिए पर्सन ढूंढ रहे हैं तो ट्रेडिंग कॉस्ट आएगी, जो कि 2 प्रकार की होती हैं।
ट्रेडिंग कॉस्ट क्या क्या होती है? एक सर्च कॉस्ट, एक डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। तो ट्रेडिंग कॉस्ट यहां पर जो आती है उसके दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, एक सर्च कॉस्ट और एक पर्सन का टाइम भी बर्बाद होता है, एक तो ऐसा रियल पर्सन ढूंढने में। अब यहां पर जैसे मैं आपको ये समझाता हूं, जैसे एक ना बहुत बड़ी डिबेट जैसे ये चलती थी पुराने जमाने में, आप सोचकर देखो, अभी तो हम इसे मजाक की फॉर्मेट में ले जाएंगे, लेकिन सच में लोगों ने ऐसा फेस करा हुआ है। एक सिनेरियो मान के देखो, जैसे शैली एक पर्सन है, वो ना घोड़े का व्यापारी है, हॉर्स ट्रेडर है, ठीक है। ये रियल सिचुएशंस थी, मतलब जो चलती थी। अब इसमें देखना, आप खुद भी मानोगे रियल सिचुएशन है। वो घोड़े का व्यापारी है शैली, वो इसके अलावा कुछ नहीं करता। सुगंधा वो घोड़े बेचने के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑब्वियसली बात है, एक पर्सन एक ही प्रोफेशन तो जानेगा, है ना। और ये हम मेडिवल इंडिया की या मान लो एशियन टाइम्स की बात कर रहे हैं। अब वो किसी एक एम्पायर में आया, मेडिवल इंडिया में ही मान लेते हैं कि वो एक एम्पायर में आया, मान लेते हैं विजयनगर एम्पायर में आया, और जिस गांव से वो होकर गुजरा विजयनगर एम्पायर में घोड़े देने के लिए, वहां पर एक गांव में बार्टर एक्सचेंज चलता था। अब बेचारा चलते चलते इतने सारे घोड़ों को लेकर, और जो भी उसके साथ साथी थे वो थक गए, और मान लो कि मौसम भी वैसा सा हो रहा है, बारिश वगैरह जैसा, और चाय पीने का इनका रास्ते में मन कर गया। अब डिबेट शाइनी यहां पर ये उठती थी कि जो टी स्टॉल पे जो टी मेकर है वो चाय पिलाने को तो तैयार हो गया, लेकिन बदले में सामने वाला पर्सन पूरा घोड़ा तो नहीं दे सकता ना, 5-6 कप या 15-20 चाय के कप के बदौलत। ये तो अरेबियन घोड़े हैं, घोड़े के व्यापारी है ना सारे। तो या मान लो किसी एक भी पर्सन को चाय पीनी है, अब वो कह रहा है चाय पिलाने वाला, मैं चाय तो पिला दूंगा, लेकिन यहां पर दिक्कत समझने की कोशिश करो सुगंधा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? घोड़े के व्यापारी थे, चाय वाला बोल रहा है मैं चाय तो पिला दूंगा। अब डिबेट यहां पर ही आ जाती थी, भाई ये घोड़ा पूरा तो दिया नहीं जा सकता, तो क्या हम घोड़े को क्या बीच में से काट दें? क्या घोड़े को बीच में से काट दें क्या, बताओ? और आधे घोड़े को कट के फिर मरा हुआ घोड़ा करेगा क्या? ऐसे ही एक डिबेट ये चलती थी, एक पर्सन है मान लो, वो डायमंड मर्चेंट है, हीरो का व्यापारी है, उसको किसी को हीरे देने जाने हैं। पहाड़ी रास्ता तय करता करता, उस टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वगैरह ये सब तो अच्छी रोडें वगैरह तो थी नहीं, बड़े हफ्तों की और ऑलमोस्ट एक महीने की मुशक्कत करने के बाद वो एक जगह पहुंचता है, ठंड है वहां पर, और उसको चाय पीने का मन कर रहा है, कुछ गर्म खाने का मन कर रहा है। सामने वाला जो पर्सन है खिलाने पिलाने को मान रहा है, लेकिन अब ये करेगा क्या? अपने हीरे को क्या पत्थर से तोड़ेगा बैठ के, या पूरा हीरा दे देगा? हीरे तो प्रीशियस हैं। क्या फिर ये उसको हीरा देकर ये बोलेगा कि तुम जितनी बार आओगे यहां पर तुम मेरे पास 1 लाख बार या 10,000 बार चाय पी सकते हो एक हीरे की? ये सारे म्यूचुअल एग्रीमेंट्स डिसाइड कैसे होंगे? अब एक खतरनाक बातें हैं कि नहीं, ये जो दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, हॉर्स ट्रेडर और डायमंड मर्चेंट के, बताओ। और ये जो सिचुएशन है, कैसी आती होंगी कि नहीं आती होंगी? क्या शायनी किसी का मन नहीं करता होगा उस जमाने में चाय वाय पीने का, कि अगर कोई घोड़े का व्यापारी है तो? है कि नहीं? ये दिक्कतें थी। हाँ बताओ सुगंधा। आपने तो अब जो एग्जांपल बोला, आप तो ये कह रहे हो कि जैसे किसी के पास आजकल गोल्ड वगैरह, वो दुकान पे गया तो फिर उसने पैसे ले लिए, लेकिन यहां पर सुगंधा यही तो दिक्कत है, पैसे ही तो नहीं है। वो सिर्फ यही दे सकता है, वो सिर्फ यही, या तो डायमंड देगा, डायमंड की जो नेकलेस की जो मोती हैं वो दे देगा, ठीक है, गोल्ड के मोती दे देगा, या घोड़ा दे देगा। लेकिन दिस इज नॉट जस्टिफाइड फॉर 1 कप ऑफ टी। कैसे दे दूं इतनी प्रीशियस चीज? डिसाइड ही नहीं हो सकता। एक वेरी गुड बात यही है, घुमा फिरा कर यहां मेजर जो दिक्कत है ना वो यही है, 100 बातों की एक बात, शाबाश शैली। या एक्सचेंज रेट ही डिसाइड नहीं हो सकता। वेरी गुड शैली। एक्सचेंज रेट तो होना ही चाहिए ना। जैसे एक बात बताओ, हम लोग भी तोलमोल करते सुगंधा, जैसे मंडी गए,
या फिर सब्जी मार्केट जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, ठीक है, भैया इतने का लगा दो, भैया इतने का लगा दो, तो एक्सचेंज रेट डिसाइड कर रहे होते हैं ना कि हमारे हिसाब से ये ठीक है, उसके हिसाब से वो ठीक है, और म्यूचुअली एक कॉमन पॉइंट पे आ जाते हैं दोनों दोनों की दोनों पार्टीज, है ना, कि चलो इतने में दे देते हैं, है ना। ये चीज़ है यहाँ पर, लेकिन एक्सचेंज रेट डिसाइड ही नहीं हो सकता। अब सोच के देखो जरा सौगंधा, ये जो मैंने एग्जांपल दिया शैली, ये झूठ बोले मैंने एग्जांपल, ये नहीं होता होगा बिल्कुल, ऐसी सिचुएशन में कोई नहीं पढ़ता होगा उस जमाने में क्या। तो यही वाली बात नहीं होगी शाइनी, कोई चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता फिर, मतलब जिस पर्सन का मतलब सारी फैसिलिटी है उसके पास, वो चाहते हुए भी बंदा चाय नहीं पी सकता, इसका मतलब तो फिर राइट। या फिर कुछ जो अच्छे दिल वाले लोग होते होंगे, या तो फिर वो ऐसे ही पिला देते होंगे चलो कोई बात नहीं मालिक, आप इतनी दूर से आए हो, चाय एक चाय पिलाने में क्या है। लेकिन इसके भरोसे क्या जीवन कट जाएगा? हर कोई दया भावना दिखा देगा? रोज चाय एक ऐसी चीज है या कॉफी एक ऐसी चीज है भाई शाइनी, सुबह पर्सन एक बार तो पिए गई ना कम से कम। अब आप मान लो डायमंड बिजनेस और वही उसी के व्यापारी हो, तो रोज पिला देगा कोई आपको फ्री में चाय? और फिर ये चीज क्या सुनने में लॉजिकल लग रही है कहीं से भी सौगंधा, कि तुम मेरा घोड़ा रख लो, ये घोड़ा यूज करते रहना, और मुझे 10 साल तक मेरे और मेरी बीवी बच्चों को चाय पिलाते रहना, ये कुछ रेट, ये कुछ एग्रीमेंट ठीक लग रहा है क्या सुनने में? बताना जरा। या फिर तुम एक मोती रख लो डायमंड का या गोल्ड का शाइनिंग, और उसके बाद मतलब पर्सन बोले कि तुम रोज 1 लीटर दूध घर पे भिजवाते रहना हमारे, ताकि हमारे घर पे चाय बन जाए, या फिर डायरेक्ट चाय भेजते रहना, या फिर 1 किलो अनाज भेज देना हर महीने, ऐसा कुछ करके। ये कुछ फेवरेबल लग रहा है सुनने में कहीं? और ऐसी दिक्कतें जब मनी था ही नहीं, तो क्या सच में आती होंगी लोगों की? नहीं आती होंगी, है ना। तो देयर इज लैक ऑफ एक्सचेंज रेट इन बार्टर एक्सचेंज। उसके बाद हम लोग आज के समय में हर चीज को एक वैल्यू दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? जैसे आप भले ही मेरे पास गुड के लिए नहीं आए हो, सर्विस के लिए आए हो, लेकिन कुछ तो वैल्यू है ना मेरे फाउंडेशन कोर्स की, कि आपको इतने में मिल रहा है, इतने चार्जेस आपको देने हैं, वन टाइम पेमेंट इतनी है, पर मंथ चार्जेस इतने हैं। दुनिया में हर चीज, आप अगर अभी जो बैठे हो अपने आप को देखकर देखो, आपने अभी जो जीन्स पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है, टॉप पहना हुआ है, जैकेट पहनी हुई है, आप जिस टेबल पे बैठे हो, आपके हाथ में जो पेन है, जिस लैपटॉप पर आप देखकर या स्क्रीन पर देखकर मेरे लेक्चर्स देख रहे हो फोन वगैरह के अंदर, आप अपने आसपास के घर को देखो, घर की कीमत को समझो, हर चीज की मतलब एक वैल्यू दी जा सकती है कि ये चीज इतने की, फलानी चीज उतने की, वो चीज इतने की, ये चीज इतने की। मतलब ये इतना 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 करा जा सकता है कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, वो इतना है, उसका ये प्राइस है, उसका वो प्राइस है, ये इतने का आता है, वो इतने का आता है, इतने में इतना आ जाएगा, उतने में उतना आ जाएगा। एक मेजर ऑफ वैल्यू आपके पास है। लेकिन इन सारी चीजों को जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, आप जूते पहने हुए, जीन्स पहने हुए, टॉप पहने हुए, जैकेट पहने हुए, आपके आसपास जो घर है, जिस स्क्रीन पर आप मेरे लेक्चर देख रहे हो, आपके हाथ में जो पेन है, जो रजिस्टर है अभी आपकी टेबल पर, जो टेबल की कीमत है, जो सामने दीवारों को मिलाकर जो घर की कीमत है, ये जो कीमत वर्ड बोल रहा हूं, इन सब के लिए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू क्या है आपके पास आज के टाइम में? हर चीज का क्या है? एक मोल है, जो कि आप पैसों की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। कुछ भी ऐसी चीज है अभी आपके आसपास, कुछ भी ऐसी चीज जो पैसों की टर्म्स में ना हो, बताओ। कोई भी ऐसी चीज है जिसके मतलब आप जो वैल्यू जिसको दे सको विदाउट कैलकुलेटिंग इन मनी? अपने आसपास देख लो, कोई भी चीज इमेजिन करके देख लो, एक सिंगल एग्जांपल बता दो। अब शाइनी ये मत कहने लगना मेरी मम्मी का प्यार प्राइसलेस है वो चाय लेकर आई है वो मेरे लिए, तो चाय में जो दूध और पत्ती डाली है कि वो फ्री में आ गई है? इन बार्टर एक्सचेंज देर इज नो कॉमन मेजर और यूनिट ऑफ वैल्यू, दिया ही नहीं जा सकता। अब ऊपर वाला एग्जांपल ही पकड़ लो जो मैंने अभी वो चाय और घोड़े का और डायमंड मर्चेंट का लिया। इवन इफ अ बायर एंड सेलर ऑफ ईच अदर्स कमोडिटी हैपन टू मीट, मिल भी गए, वो मिल भी गए, मान लो ठीक है शाइनी आपके केस में क्या था, टेबल एंड चेयर, है ना, वो मिल गए। अब आप ये बोल रहे हो कि मेरी जो टेबल है वो शीशम की लकड़ी से बनी है, बहुत अच्छी लकड़ी है, दीमक नहीं लगेगा इस पे, कितनी अच्छी क्वालिटी की है, और वो आपको सामने वाला जो शाइनी पर्सन है प्लास्टिक का स्टूल दे रहा है या प्लास्टिक की चेयर दे रहा है, और आपकी शीशम की लकड़ी से बनी हुई टेबल है। अब बताओ, मिल तो गया आपको चेयर वाला, लेकिन अभी एक्सेप्टेबल है क्या, बताओ आपके लिए? अब यहां पर जैसे मतलब मान लो क्या है,
एक पर्सन है, दो पर्सन है, एक के पास वीट है, गेहूं है, अनाज है, और सामने वाले के पास मान लेते हैं एक साइकिल है। साइकिल इसके पास जाएगी, गेहूं इसके पास जाएगा। अब भसड़ इनमें इस बात की हो जाएगी, वो कह रहा है मैं 20 किलो गेहूं दूंगा, वो कह रहा है नहीं मुझे 100 kg चाहिए, 25 kg चाहिए, 50 kg चाहिए, 175 kg चाहिए। अगेन यहां पर जैसा कि शैली ने बोला, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की वजह से यहां पर एक चीज मिसिंग है, किस रेट पर एक्सचेंज होगा भाई साहब ये। और ये जो भिड़प है शाइनी, बताओ ये ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है। अगर वो कह रहा है इस इरादे से कि मैं साइकिल तो ले आऊंगा, लेकिन जो आटा है, जो वीट है, ये मैं 20 किलो ही दूंगा, तो ये जरूरी है कि मान जाएगा सामने वाला पर्सन एक साइकिल देने के लिए इस रेट पर। रेट तो पहली बात है इसको बोलनी नहीं चाहिए इस बार्टर एक्सचेंज पर। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जैसे कि अब ये साइकिल और जो मैंने जिसके पास गेहूं था उसका एग्जांपल दिया, कितने प्रपोर्शन में, कितनी मात्रा में टू गुड्स आर टू बी एक्सचेंज्ड, बिकॉज ईच आर्टिकल मस्ट हैव डिफरेंट वैल्यूज, अलग अलग वैल्यू होती है। अब चाय और डायमंड मर्चेंट की बात कर लो, और जो सामने से जो आर्टिकल मिल रहा है हो सकता है उसकी इतनी वैल्यू ना हो, लेकिन वो नेसेसिटी बन जाए। अब मान लो उस जमाने में आप किसी हकीम के पास, किसी वैद्य के पास जा रहे हो नॉर्मल कोल्ड कफ फीवर के लिए या स्किन रैशेस के लिए, और वो वैद्य जी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ औषधियां दूंगा जिससे तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है, लेकिन जो अपने साथ ये घोड़ा लेकर आए हो सफेद घोड़ा मुझे दे दो। ये डील हो सकती है या आराम से, बताना, आराम से कह रहा हूं कि आराम से स्मूथली हो सकती है डील क्या? इस भाव में हो सकती है क्या शायद ये वाली डील कि आपने मेरी जान बचाई है, आपने मुझे ठीक कर दिया, तो लो रख लो ये अरेबियन घोड़ा। ये पिक्चरों में और कहानियों में और कार्टूनों में ठीक लगता है, लेकिन रियल लाइफ में जो कि होता भी था, आप इमेजिन कर सकते हो जब मनी नहीं था ये दिक्कतें होती होंगी। लेकिन फिर प्रॉब्लम समझ रहे हो कि ये कैसी दिक्कत है कि इससे बाहर भी नहीं निकला जा सकता, सोच के देखो। मतलब कोई आपका उस जमाने में शायनी इलाज करने को तैयार नहीं है कि जो तुम्हारे पास प्रीशियस थिंग है ना, सोने का मोती, डायमंड का मोती, एक घोड़ा, या तुम्हारा घर, या जो भी तुम बड़ा सा व्यापार या कुछ भी तुम करते हो, तो वो तुम्हें करवाना पड़ेगा या देना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हेन थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड एक्सचेंज, तो यहां पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एक्सचेंज रेशियोज हो जाएंगे। एक इकोनॉमी के अंदर हजारों लाखों की संख्या में आर्टिकल्स, गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब किस गुड को सामने वाले को दे तो उसके बदौलत वो जो गुड देगा वो कितना मिलेगा। मतलब जूते और टमाटर का भाव क्या होगा, मतलब जो पर्सन जूते दे रहा है बगल में उसको टमाटर मिल रहे हैं। एक साइकिल का और एक घोड़े के व्यापारी का क्या वो होगा, एक्सचेंज रेट क्या बनेगा। एक चाय पिलाने वाले का, एक चाय पिलाने वाला, एक दूध, क्या कहते हैं, दूध की डेयरी खोलने वाला, एक घी मक्खन सप्लाई करने वाला, एक डॉक्टर, वैद्य, हकीम, एक मंदिर में पुजारी, उसकी तनख्वाह बंधना, ठीक है। पहली बात है तनख्वाह तो मतलब उस चीज में हो नहीं सकती, लेकिन उसको जो भी चीजें चाहिए, महीने का खर्चा करने के, खर्चा भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब महीने का गुजारा करने के लिए, फल सब्जियां, मकान, तो वो तो ऐसे तो फिर ये पर्सन 4 मंत्र करके भगा देगा कि तुम तो सिर्फ एक गिलास दूध ही देकर गए हो, मैं लो 4 मंत्र में हो जाएगा ये वाला काम। और जिसने पूरी की पूरी गाय दान करके अपनी गौशाला से लाकर, तो पंडित पता चला 1 लाख मंत्र की माला जप रहा है उसके लिए। मतलब ये बहुत ज्यादा ना हेडेक वाली चीज थी, मतलब कि इतने सारे गुड्स प्रोड्यूस हो ना, अब उसके बदले गुड्स क्या बनेगा। और यहां पर फिर एक और चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है अशप्रीत? यहां पर सर्विसेज की बात नहीं हो रही। क्या कोई पर्सन सर्विस नहीं लेता होगा, बताना जरा। अगर कोई बुजुर्ग है जिसके, या कोई बुजुर्ग भी नहीं है जिसके किसी के चोट लग गई है, अब वो कह रहा है कि भाई साहब उस जमाने के अंदर कि अपनी बैलगाड़ी या फिर घोड़े के ऊपर बिठा के हमें वहां तक यात्रा करवा दो, या अपने नाव में बिठाकर समुद्र पार करवा दो। अब उसके पास जो बोरी है, जो पोटरी है, उसमें डायमंड की मोती पड़े हो या उसकी माला है। अब सिर्फ नदी पार करवाने के लिए, उसकी चोट लग गई थी, घोड़े पे बैठने के लिए, सामने वाला पर्सन अगर उससे ये क्लेम करने लग जाए तो ये क्या बात हुई यार।
हालांकि बार्टर एक्सचेंज की डेफिनेशन में तो ये आता भी नहीं है कि गुड्स फॉर सर्विसेज, लेकिन क्या ये रियलिटी नहीं है क्या? बताना जरा, कि सामने वाले को कोई आपने सामान दे दिया और उससे सर्विस ले ली। सर्विसेज क्या यूज ही नहीं होती थी उस जमाने में या किसी भी जमाने के अंदर? इंसान का जब से जन्म हुआ है वो क्या सिर्फ गुड्स ही गुड्स यूज कर रहा है? कोई सर्विस यूज नहीं करी किसी इंसान ने किसी जमाने के अंदर। ये चीज है एब्सेंस ऑफ अ कॉमन डिनोमिनेटर, कि भाई एक कॉमन एक्सचेंज रेट होना क्या चाहिए, कॉमन नंबर होना क्या चाहिए इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एक्सचेंज रेशियोज। दिस क्रिएट्स मेनी डिफिकल्टीज। मनी ने इन सारी डिफिकल्टीज को रिमूव करा और मनी एक कन्वीनियंट यूनिट ऑफ वैल्यू की तरह सर्व करने के लिए इन्वेंट हुआ। इट इज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ वैल्यू इन अकाउंट बिकॉज मनी हर एक आर्टिकल के, इस पृथ्वी पे जो भी आर्टिकल है, मनी कंट्री का अलग हो सकता है, अलग अलग दिखने वाला कलर का चीज हो सकती है, पेपर का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, अलग अलग धातुओं से बन सकता है, लेकिन हर एक चीज का इस पृथ्वी पर क्या मोल है वो मोल बता देता है, वो प्राइस बता देता है। उसके बाद लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बार्टर एक्सचेंज जब चलता था तो एक प्रॉब्लम आती थी बोरिंग एंड लेंडिंग में। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है दो लोगों के लिए एक किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज होना जहां पर विच इन्वॉल्व्स फ्यूचर पेमेंट ड्यू टू लैक ऑफ एनी सेटिस्फैक्टरी यूनिट ऑफ वैल्यू। यहां पर फ्यूचर, मैं आपको समझाता हूं ये फ्यूचर पेमेंट क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है। यहां पर आप किसी से कुछ वादा नहीं कर सकते। जैसे क्या है कि आपने आज अगर किसी से कोई सर्विस ले ली, कोई गुड ले ली और आप उसको बोल रहे हो मैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा, लेकिन जब गुड्स के बदले गुड्स स्टोर हो रहे हैं तो एक बात बताना जरा, आपको पर्सन ये बोल रहा है कि तुम अपने 20 किलो टमाटर मुझे दे जाओ, मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगा, तो अभी तुम साइकिल का एक आगे वाला पहिया ले जाओ, इसकी घंटी ले जाओ, बाकी साइकिल बाद में ले जाना। कोई सेंस वाली बात है इसके अंदर? बताओ। बार्टर सिस्टम के अंदर इसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को एंगेज करने में, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होने में डिफिकल्टी आती थी जहां पर फ्यूचर पेमेंट्स की बात हो, क्योंकि वहां पर कोई एक सेटिस्फैक्टरी यूनिट ऑफ वैल्यू है ही नहीं। एज अ रिजल्ट जो फ्यूचर पेमेंट्स होती थी, जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स होती थी, वो बड़ी डिफिकल्ट बन जाती थी। पेमेंट्स इन द सेंस कि गुड्स की फॉर्म में, बिकॉज अगर सामने वाले पर्सन को आश्वासन देना है, दिलासा देनी है कि आज तो मुझे गुड दे रहे हो, मैं तुम्हें गुड या सर्विस मतलब दे जाऊंगा, लेकिन उसकी वैल्यू फिर उतने टाइम तक कितनी रहेगी? अब पर्सन ये बोल रहा है कि यार मुझे ये वाला चीज मतलब क्या कहते हैं, ये जूता, ये कपड़ा मुझे तुमसे चाहिए ही चाहिए है, मैं तुम्हें 50 किलो आम पूरे के पूरे अपने खेत, अपने बागीचे के लाकर दे देता, लेकिन मेरे पास अब सिर्फ 25 किलो ही बचे हैं, तुम नेक्स्ट सीजन में बाकी 25 किलो मुझसे ले लेना। अब सामने वाला पर्सन शाइनी क्या पागल है? वो 25 ये नेक्स्ट सीजन तक वेट करता रहेगा 25 किलो के लिए, और अपना सामान अभी दे देगा और खुद वेट करने बैठ जाएगा कि 25 किलो आम मुझे नेक्स्ट सीजन में मिल जाएंगे, क्योंकि इसके पास सिर्फ 25 किलो ही रह गए, ये बेचारा भी क्या करे? हर कोई मान जाएगा इस बात को। उसके बाद फिर यह भी हो सकता है देयर कुड बी डिसएग्रीमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड ऑल्सो, स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड ऑल्सो, एंड चेंज इन द वैल्यू ऑफ गुड। अब आप कहोगे चेंज इन द वैल्यू ऑफ गुड कैसे? इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे वन ऑफ द कॉस्ट बार्टर सिस्टम के अंदर क्या आती थी? सर्च कॉस्ट, राइट? सर्च कॉस्ट। अब शाइनी बारिश का दिन चल रहा है, बारिश के दिन चल रहे हैं, और बारिश के दिनों में नमी बहुत ज्यादा होती है, कोई भी चीजें जल्दी सड़ जाती हैं, किसी में से स्मेल आने लग जाती है ना, बैक्टीरिया वगैरह जल्दी पनपने लग जाते हैं, फ्रेश नहीं रहती ज्यादातर चीजें, उनके अंदर नमी नमी सी आ जाती है ना, सीलन आ जाती है काइंड ऑफ, जैसे बाहर अगर थोड़ी देर के लिए भी रख दो। अब आप जब तक सर्च करने निकले, हो सकता है आपके टोमेटोज, पटेटोज या कोई भी ऐसा जो आर्टिकल था जो कि ईटेबल था, वो रोटन हो गया, सड़ गया। आपके पास है तो वो चीज, आप हो ए, जो आपको बी से चाहिए था उसके पास वो आर्टिकल्स, वो गुड्स हैं, लेकिन अब वो कह रहा है ये जो तुम मेरे पास चीज लेकर आई हो ना, ये इतनी फ्रेश नहीं है, मैं तो नहीं ले रहा अब इसे।
तो यहां पर आपके जो वैल्यू, जो गुड की वैल्यू है वो चेंज हो गई, क्योंकि अब वो खराब हो गया, सड़ गया। अब वो कह रहा है कि जो भी टोमेटो पटेटो है, ये 10 किलो ना लेकर मैं 50 किलो लूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास सड़े हुए हैं और ये मेरे किस काम के, तो कल तक खराब हो जाएंगे, अब मुझे ज्यादा क्वांटिटी में दो। सोच के देखो जरा, कितना मानसिक तनाव, कितना मानसिक तनाव इन सारी चीजों को जब हम पढ़ रहे हैं, और ये जब रियल में होती होंगी तब। अगली अगली समस्या बार्टर एक्सचेंज की, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। इसको हम लोग जर्नलाइज परचेजिंग पावर भी कहते हैं। आज के टाइम में तो आप वेल्थ को अपनी स्टोर करके रख सकते हो, बैंक में रख लो, तिजोरी में रख लो, पर्स में रख लो, फोन पे गूगल पे कहीं पर भी, मतलब आप अपने वॉलेट के अंदर गड्डी बना बनाकर सिक्कों की फॉर्म में अलमारी में ठूस लो, अपने बैग में रख लो, कहीं पर भी रख लो। लेकिन जब पैसा होता ही नहीं था, पैसा क्या रखे रखे सड़ जाता है, बताना जरा। एक साल तक अगर 200 रुपए की नोट की गड्डी या 2000 रुपए की नोट की गड्डी अगर अलमारी से नहीं निकालोगे, अगर अलमारी से मान लो आपने नहीं निकाली अर्शप्रीत, क्या वो सड़ जाएगी रखे रखे? जिसमें आपने सिक्के 5-5 के हैं, मतलब मान लो आपके पास उनकी कीमत है 5 करोड़, तो क्या वो सिक्के गल जाएंगे रखे रखे, उनमें से स्मेल आने लगेगी 5 साल के बाद भी? नहीं ना। लेकिन जब गुड्स के बदले गुड्स यूज होते थे, तो मिसबा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी के पास चिप्स रखे हुए हैं और वो 7 साल तक रखे हुए हैं, अब ये किसी काम के हैं? किसी के पास दूध की डेयरी है और वो इसको बेचने निकला है कुछ गुड्स पाने के लिए, 3 दिन भी, 2 दिन भी, या गर्मियों में 1 दिन भी रख, पूरा का पूरा इसको रखना पॉसिबल है? हो जाएगा। आज के समय में जो दूध आता है, जब सारे घरों में इतनी फैसिलिटीज हैं ऊपर वाले के ब्लेसिंग से अच्छा फ्रिज भी, दूध को आप ये गारंटी ले सकते हो कि 1 हफ्ता नहीं सड़ाएगा मेरा फ्रिज? कोई भी आप में से बताओ, ये दूध खराब ही नहीं होगा, बताओ, बोल सकते हो ऐसा? आप जो एक सब्जी बना लो, आपके पास बेस्ट टू बेस्ट रेफ्रिजरेटर माइक्रोवेव है, अशप्रीत कह सकते हो कि 1 महीने तक ये सब्जी खराब नहीं होगी? तो देर इज अ डिफिकल्टी स्टोरिंग वेल्थ। इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ और जनरलाइज परचेसिंग पावर फॉर फ्यूचर यूज। अगर उनके पास गुड्स है लाइक कैटल, वीट, पटेटोस, इसको स्टोर करके रखना मुश्किल है। अब जैसे यहां पर कैटल का एग्जांपल क्यों दे रखा है? कोई पर्सन है, उसको आपसे कोई गुड, मतलब क्या कहते हैं, वो आपको कोई गुड चाहिए किसी पर्सन से, आपको वो पर्सन मिल गया, मान लिया मिल गया, लेकिन वो ये कह रहा है मुझे बछड़ा नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर काव चाहिए। अब इस बछड़े को, मान लो कि कैटल एक बछड़े की फॉर्म में है, काल्फ है ये, इसको काव बनने में भी टाइम है। मिसबा कोई गारंटी ले सकता है कि ये काव जिंदा रह जाएगी तब तक? गारंटी तो नहीं है ना। तो होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स ऑफ गुड्स सच एज, कोई भी हो, व्हीट, पटेटो, टोमेटो, पेरिशेबल आइटम्स बेसिकली, इट इन्वॉल्व्स कॉस्टली स्टोरेज एंड खराब होने की संभावना, डिटीरियरेशन, बर्बाद हो सकते हैं। मोर ओवर फिर बात यह भी है कि जो गुड्स आपके पास हैं वो रोटन हो गए, उनमें से स्मेल आने लग गई, या वो सड़ गए, गल गए, चिपचिपा से रहे हैं, मजे नहीं आ रहे अब उसको देखने में, फीके पड़ गए, या जो गुड्स आपके पास है वो चाहिए ही नहीं है किसी को। ऑल गुड्स में नॉट बी एक्सेप्टेबल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप किसी से कपड़ा लेने जा रहे हो, मान लो शायनी, आप किसी से कपड़ा लेने जा रहे हो, एक शर्ट लेने जा रहे हो, और आप उसको बोल रहे हो मैं ना फार्मिंग करती हूं लौकी की और करेले की, ये ले लो मुझसे। कितना गंदा रिप्लाई देकर भेजेगा शायनी, आपको बताओ। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब जो गुड्स अलग अलग हैं, इसमें क्या अंतर हो सकता है, पता ना जरा। एक जगह करेला, जिसको बिटर गॉड बोलते हैं, और सामने
एक टी शर्ट, कोई भी मेजर ऑफ वैल्यू है इनके बीच में? बताना जरा, कुछ भी लिंक है शैली? एक करेले का, एक फार्मर है जो करेले की खेती करता है और वो एक टी शर्ट लेना चाहता है, तो टी शर्ट के बदले करेला और करेले के बदले टी शर्ट, कुछ भी लिंक है क्या इसका? कुछ भी वैल्यू है? कभी डिसाइड करा जा सकता है इसको? अर्शप्रीत बताओ कि कितने करेले में कितनी टी शर्ट और कितने टी शर्ट में कितने करेले? अर्शप्रीत कभी सुना है कि गली से कोई पर्सन निकला हो, करेला दे दो टी शर्ट ले लो, या टी शर्ट दे दो करेला ले लो? इफ अ हाउस होल्ड वॉन्ट्स टू सेल इज काउ, एंड अगर वो कपड़ा चाहते हैं इन एक्सचेंज, विच शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ हिज काउ। अब वो ऐसा तो है नहीं कि काउ या घोड़े को अपने मार देगा, वही वाला एग्जांपल है चाय पीने के लिए। अब अश्वरीत, चाय पीने की अगर कीमत आप ये बोल रहे हो कि मेरे ये घोड़े के आधे घोड़े के बराबर है, कि अगर ये छोटा होता, यंग होता, तो मैं चलो उसको दे भी देती, तो क्या खड़े खड़े उसकी दुकान पे घोड़ा काट दोगे अपना? और आधा घोड़ा कटा हुआ उसके किस काम का? 10, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, इट मेक्स बार्टर सिस्टम इम्पॉसिबल। इन सारी चीजों को अब मुझे एक जरा एक जनरली चीज बताओ, ये सारी चीजें सिरदर्दी हैं कि नहीं है? बताओ ईशा, बताओ सिरदर्दी हैं कि नहीं इसमें? कुछ भी लॉजिक है इसके अंदर? प्रतिष्ठा बताओ, कुछ भी समझ में आ रहा है कि कैसे क्या होगा यहां पर अगर ये सिस्टम चलता रहे तो पहली लाइन पढ़ो। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। लोग त्रस्त हो गए और एक कॉमन यूनिट निकल कर आई, एक कॉमन इन्वेंशन, एक इन्वेंशन हुई जिसको कॉमनली सब लोगों ने एक्सेप्ट करा, पैसा, मनी। मनी वॉज इन्वेंटेड ऊपर वाली सारी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे, अब ये जो MONEY मनी आया, जो पैसा आया, ये क्या था, कैसे इसका बर्थ हुआ, क्यों हुआ, ये तो हम सीख गए हैं ना। बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस की वजह से इसका बर्थ हुआ, ये तो हम सीख गए। ये था क्या, पहला फॉर्म ऑफ पैसा क्या था? ये आज का पैसा तो है नहीं, ये वाले नोट तो आज आए हैं। 1000 रुपए का नोट हमारे सामने चला गया, ये हमने देखा हुआ है 1000 रुपए का नोट, लेकिन अब नहीं है। तो ये पैसा जो था शुरू शुरू में कैसे, किस फॉर्मेट में आया, कि सबको किस फॉर्मेट के अंदर एक्सेप्टेबल था, इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई भी डाउट है इस लेक्चर से? जल्दी बता दो फटाफट। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।